नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के बायोलॉजी चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, कौन से बहुविकल्पी क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लेसन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है, इसलिए वीडियो को हम अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि युग्मक बनने की क्रिया को कहते हैं। युग्मक बनने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला विकल्प दिया गया है कि अंड जनन। अंड जनन क्या होता है? तो अंड जनन के बारे में अगर हम बात करें तो अंड जनन में अंड अर्थात ओवम, अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये तो सही होगा नहीं, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का गलत आंसर। अगर हम दूसरे विकल्प की बात करते हैं, युग्मक जनन, तो ये देखिए मिल रहा है युग्मक और यहाँ पर भी युग्मक लिखा है। इसका मतलब हुआ कि युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? हम युग्मक जनन कहेंगे। अच्छा चलिए लास्ट तक भी देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है? कायिक विभाजन। क्या ये सही हो सकता है? कायिक विभाजन में क्या होता है कि जो कोशिका होती है उसमें लगातार विभाजन होते रहते हैं। ठीक है, एक कोशिका दो, एक से दो का निर्माण हो जाता है, दो से चार का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ये लगातार आगे विभाजित होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर हम सही आंसर देखें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी युग्मक जनन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुष्पी पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? अगर हम गुणसूत्रों के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो मनुष्य होता है, जो मानव होता है, इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। या अगर हम लिखना चाहें तो 23 जोड़ी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 46 भी लिख सकते हैं। अब ये गुणसूत्र भी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं मनुष्य में। एक होते हैं कायिक गुणसूत्र और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम यानी एलिलोसोम। अगर हम कायिक गुणसूत्रों की बात करते हैं तो कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है, यानी 22 जोड़ी होती है। जबकि जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं यानी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, अर्थात हम 1 जोड़ी कह सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? क्या 2 यन होते हैं? 2 यन, यन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी 2 गुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, 4 गुणित होते हैं या फिर अगुणित होते हैं। तो अगर हम भ्रूणपोष की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है भ्रूणपोष, क्या भ्रूणपोष के बारे में हमको पता है? भ्रूणपोष क्या होता है? देखिए, शाब्दिक अर्थ लेंगे तो बायोलॉजी की अधिकांश परिभाषाएं जो होती हैं वो शाब्दिक होती हैं। भ्रूणपोष का मतलब होता है भ्रूण को, भ्रूण प्लस पोष। भ्रूण का मतलब हो गया भ्रूण से और पोष का मतलब हो गया पोषण देने वाला। अर्थात ये क्या करता है? भ्रूण को पोषण देता है। और जो भ्रूण को पोषण देता है वो कैसा होता है? वो होता है आपका त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? 3n होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? तो आपने अगर कक्षा 9 में या कक्षा 11 में कोशिका विभाजन चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि विभाजन 3 प्रकार का होता है। विभाजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है असूत्री विभाजन। पहला कौन सा होता है? असूत्री विभाजन होता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है समसूत्री विभाजन।
समसूत्री विभाजन और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अगर हम विभाजन की बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन के बारे में दिया गया है। अर्थात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है कि जो एक कोशिका होती है उससे विभाजित होकर कितने नरयुग्मक बनते हैं, तो 4 नरयुग्मकों का निर्माण होता है। जब आपने युग्मक जनन की प्रक्रिया पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि लास्ट में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 स्पर्म बन जाते हैं, 4 स्पर्म का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर पूछा जाए कौन कौन से 5 हुए, तो आपको पता है कि जब पहला नरयुग्मक किसके साथ में, ध्रुवीय केंद्रक के साथ में संलयित होता है, 2 हो गए। इसके बाद में दूसरा जो नरयुग्मक होता है वो क्या होता है, जबकि दूसरा नरयुग्मक क्या करता था, दूसरा नरयुग्मक जो है वो क्या करता था, वो त्रिगुणित नाभिक का निर्माण करता था। कितने नाभिकों का निर्माण करता था, त्रिगुणित नाभिक का निर्माण करता था। अर्थात 2 यहाँ पर हैं केंद्र, 3 यहाँ पर हैं, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 5। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही सरल है। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं, तो हवा के द्वारा जो फूल परागित होते हैं यानी जिनमें वायु के द्वारा परागण होता है जिन फूलों में, उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या कीट परागित हो सकता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई कीट परागित क्या होगा, जिनमें परागण किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है। वायु परागित हो सकता है, लेकिन नीचे वाले के बारे में बात करते हैं, हवा परागित। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है हवा के द्वारा जो परागित पुष्प हैं, यहाँ पर ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, वायु परागित भी हो सकता है और हवा परागित भी हो सकता है। लेकिन हम पढ़ते क्या हैं, अगर इसका एग्जैक्ट आंसर देखा जाए कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर कौन सा सही होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वायु परागित कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु परागित कहते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने आपको इसका आंसर भी बताया था, इसके बारे में बताया था कि एंडोस्पर्म क्या होता है। एंडोस्पर्म का मतलब होता है भ्रूणपोष, और जो भ्रूणपोष होता है वो किसको पोषण देता है, तो आपको पता होना चाहिए एंडोस्पर्म जो होता है वो भ्रूणपोष जो होता है वो भ्रूण को पोषण देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी भ्रूण हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है या आपको थोड़ी सी भी सहायता मिलती है, मदद मिलती है, जानकारी मिलती है, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके जितने भी दोस्त वगैरह हैं उन सबको भी ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आए और उनको भी कुछ जानकारी हो जाए। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियो जितने भी हों वो सभी आपको आसानी से मिल सके। मैं बायोलॉजी के जितने भी लेसन हैं सभी के बहुविकल्पी जो अच्छे इम्पॉर्टेंट हैं या अच्छे क्वेश्चन हैं उन सब की वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप पढ़ते हैं तो इससे आपको बहुत ही आसानी होगी। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब स्पर्म बनवाया गया होगा, ठीक है, जब आपने स्पर्म की संरचना पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से संरचना बनाई होगी और फिर ये लास्ट वाली जो होती है वो टेल नुमा होती, पूंछ नुमा होती। तो ये वाला जो हेड था, ये पार्ट कौन सा था, हेड था। ये जो था ये मिडिल पीस था और ये जो था ये टेल था। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो मध्य भाग में आपने कुछ इस प्रकार से संरचनाएं बनाई होंगी और वहाँ पर आपने लिखा होगा माइटोकॉन्ड्रियल शीथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब मिडिल भाग में क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, अक्सर लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अनमूल्य पुष्प जो होते हैं निश्चित रूप से होते हैं। मतलब सीधा सा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अनमूल्य पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है स्वपरागित, दूसरा दिया गया है परपरागित, तीसरा दिया गया है ए एवं बी दोनों। अब क्या होते हैं बच्चे जब ये तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसमें स्वपरागण होगा, क्या इसमें परपरागण होगा, या इसमें दोनों ए एवं बी दोनों दिया गया है तो इसलिए हमको लग रहा है ये वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन नहीं, ये आंसर आपका गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपने पढ़ रखा होगा कि अनमूल्य जो पुष्प होते हैं उनमें स्वपरागण पाया जाता है, या वो पुष्प कैसे होते हैं, स्वपरागित होते हैं। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है। यानी जो भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष होता है उसका उपभोग किसके बीजों में होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मटर। मटर के बारे में आपको बता दूं, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पायसम सेटाइवम होता है। और मटर के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम मटर के पौधे पर या मटर के बीज पर जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने जो है अपना प्रयोग किया था और जिसके फलस्वरूप उन्होंने आनुवंशिकता संबंधी 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पत्तियों पर, क्या हो जाएगा, पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं, तने पर पाए जाते हैं, या दोनों, ए तथा बी दोनों में पाए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों, क्योंकि जो हाइड्रिला होता है उसमें तने पर भी रंध्र पाए जाते हैं और पत्तियों पर भी रंध्र पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए तथा बी में। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नारियल में तरल एवं गद्देदार, नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है, क्या कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। नारियल का वैज्ञानिक नाम होता है कोकोस न्यूसीफेरा। क्या होता है, कोकोस न्यूसीफेरा, न्यूसीफेरा, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और इसका जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है, क्या होता है,
वो होता है भ्रूण पोष। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भ्रूण पोष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अगर हम आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक के बारे में बात करते हैं तो जहां पर आपको ऑप्शन नंबर 4 मिल जाता है, वानवीर का नाम आता है, वही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें कि एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है, तो यहाँ पर आपको बस एक शब्द के बारे में बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। जहाँ पर नाम आ जाए एंटोमो, आपने पढ़ रखा होगा साइंस में ही, विज्ञान में ही, बायोलॉजी में ही, एक विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा होती है जिसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं, मतलब कीट विज्ञान कहते हैं। तो एंटोमो उसी से तो लिया गया है। यहाँ पर देखिए, तो एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है? कीट विज्ञान से संबंधित है। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जहाँ पर कीट लिखा होगा वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जी हाँ, देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन पर ही हमने जो है डिस्कशन किया था और यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है कि मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ऑटोसोम की संख्या होती है। तो अभी हमने बात की थी कि गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं मनुष्य में। एक होते हैं कायिक गुणसूत्र, यानी जिनको हम इंग्लिश में ऑटोसोम कहते हैं, और दूसरे होते हैं एलियोसोम, यानी जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो हमने अभी बात की थी, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या हमने कितनी बताई थी? जो ऑटोसोम होते हैं उसमें जो होती है वो संख्या कितनी होती है? 44 होती है। अगर यहाँ पर 22 जोड़ी लिखा होता तो वो भी इसका सही आंसर हो जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? क्या ड्रोसेरा है, क्या नेपेंथीज है, या दोनों है, या हाइड्रिला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों, ड्रोसेरा और नेपेंथीज। ये दोनों जो होते हैं ये दोनों कीटभक्षी पौधे होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बहुविकल्पी में ना देकर अति लघुत्तरी क्वेश्चन में दे देता है कि किन्हीं 2 कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। कीटभक्षी से मतलब क्या है कि ये पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो एक और हमने इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको दे दी कि जो ये पौधे होते हैं वो कीड़ों को क्यों खाते हैं या कीट को क्यों खाते हैं। तो इनके शरीर में जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए ये क्या करते हैं? इन कीटों को खाते हैं। जैसे क्या होता है हमारे शरीर में, जब कुछ रोग उत्पन्न होने लगते हैं तो हम क्या करते हैं? दवाइयाँ खाते हैं। या अगर हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो हम प्रोटीन युक्त या आयरन युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं या हरे फल खाते हैं। तो वो इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, जब इनके शरीर में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो वो उसको पूरा करने के लिए उसका भक्षण करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पॉलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पॉलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पॉलिनो किसका अध्ययन किया जाएगा? आपको तो पता होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर पहला ही नंबर पे लिखा है परागकण, पॉलिनोलॉजी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? परागकण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 2 माइक्रोस्पोरेंजिया युक्त मोनोथीसिस परागकोश किस में पाया जाता है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिबिस्कस। हिबिस्कस का मतलब होता है कपास। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? बहुत ही अच्छा दिया गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। स्पोरोजेनेसिस क्या है? तो स्पोर मीन्स होता है बीजाणु, मतलब जिसमें बीजाणु का निर्माण हो रहा होगा या बीजाणु का विकास हो रहा होगा, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है बीजाणु के विकास एवं निर्माण। तो क्या ये सही आंसर हो सकता है? चलिए देखते हैं, अगले आंसर भी देख लेते हैं। अगले विकल्प माइटोस्पोर्स के उत्पादन को, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। मियोस्पोर्स के उत्पादन को, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। युग्मनज एवं भ्रूण के निर्माण को, जी नहीं, युग्मज जो होता है इसका निर्माण नहीं होता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर इस विकल्प का पहला सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बीजाणु के विकास एवं निर्माण। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनमूली परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। वही क्वेश्चन फिर से दोहरा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताया गया था कि स्वपरागण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस में जल परागण होता है? तो जल परागण किस में होता है? क्या जलकुंभी में होता है? दूसरा दिया गया है क्या कमल में होता है? क्या हाइड्रिला में होता है? या कमल और हाइड्रिला दोनों में होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जलकुंभी। मतलब जो जल परागण होता है वो किस में पाया जाता है? जलकुंभी में पाया जाता है। तो ये रहे आज की 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। और जी हाँ, एक बात ज़रूर, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी आसान लगा हो या फिर इससे आपको पढ़ने में सहायता मिली हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।